प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है समिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे समिश्र संख्याओं का मापांक व मापांक के गुण, समिश्र संख्याओं का संयुग्मी व संयुग्मी के गुण, आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण और इनके ऊपर आधारित प्रश्न। समिश्र संख्या का मापांक व इसके गुण। प्रत्येक समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आइटा b के लिए z का मापांक मोड z, इसको बेटा मोड z बोला जाएगा, मोड z से दर्शाया जाता है। मोड z का मान क्या होगा? वर्गमूल a की 2 प्लस b की 2। a यहाँ पे क्या है? वास्तविक भाग, और b यहाँ पे क्या है? काल्पनिक भाग। तो मोड z बराबर किसके आएगा? वास्तविक भाग की 2 प्लस काल्पनिक भाग की 2। उदाहरण के लिए यदि z को मैं -2 -3 आइटा ले लूँ तो मोड z यानी कि समिश्र संख्या z का मापांक बराबर क्या आएगा? वर्गमूल इसका वास्तविक भाग -2, तो -2 की 2 प्लस काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग में माइनस का चिन्ह भी आपने साथ में लेना है। -3 की 2, तो -2 की 2 कितना हो गया? 4, -3 की 2 9, तो 4 + 9 बराबर वर्गमूल 13। तो इसका जो मापांक है वो आपका वर्गमूल 13 आया। समिश्र संख्या का संयुग्मी। प्रत्येक समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आइटा b के लिए z का संयुग्मी z बार, इसको हम z बार बोलेंगे, z बार द्वारा दर्शाया जाता है। z बार बराबर a प्लस आइटा b का बार बराबर, इसको अब कैसे निकालना है बच्चों? यहाँ पे जो आइटा का चिन्ह होगा, यहाँ पे आइटा का चिन्ह a प्लस आइटा b में प्लस लिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस को हम माइनस कर देंगे और माइनस को हम प्लस कर देंगे, तो आइटा का चिन्ह बदल के उसका संयुग्मी ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि z बराबर -2 -3 आइटा हो तो z बार किसके बराबर होगा? -2 -3 आइटा का बार। तो यहाँ पे बच्चों जब इस बार को हटाएंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये हम माइनस की जगह प्लस करते हैं, प्लस की जगह माइनस। ये जो वास्तविक भाग का चिन्ह है -2 के आगे जो माइनस लगा है वास्तविक भाग में है, इसको आपने नहीं बदलना। काल्पनिक भाग में आइटा के आगे जो चिन्ह लगा है माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगर ये z बराबर 3 + 4 आइटा होता तो इसका संयुग्मी z बार बराबर 3 - 4 आइटा लिखेंगे। यहाँ पे आइटा प्लस का है तो आइटा को हम माइनस का कर देंगे। समिश्र संख्या का मापांक व संयुग्मी के गुण। पहले हम मापांक के गुण देखते हैं। तो z1 गुना z2 का मापांक, यानी दो समिश्र संख्याओं को गुना करके उनका मापांक लिया हुआ है, बराबर आएगा z1 का मापांक गुना में z2 का मापांक। दूसरा गुण z1 बटे z2, दो समिश्र संख्याओं को हमने भाग किया है, z1 बटे z2, उसका इकट्ठे का मापांक बराबर z1 का मापांक बटे में z2 का मापांक। यहाँ पे हम z2 को 0 के बराबर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो नीचे जो z2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा है संयुग्मी के गुण। पहला है अगर z का संयुग्मी ले लूँ और उसका फिर से संयुग्मी ले लूँ तो वो z के बराबर ही आता है। चौथा है z1 प्लस माइनस z2, सारे का संयुग्मी, यानी कि या तो हम इसको जोड़ेंगे या इसको घटाएंगे। जोड़ेंगे तो भी संयुग्मी अलग अलग हो जाएगा, z1 प्लस z2। अगर मान लो मैंने जोड़ लिया दोनों को तो z1 बार अलग अलग हो जाएगा, ये z1 के ऊपर और z2 के ऊपर। और अगर मैं इसकी जगह, जोड़ने की जगह इन दोनों को माइनस करूं, इनको घटाऊंगा तो भी वो अलग अलग हो जाएगा। पांचवा है z1 गुना z2, यानी कि दोनों को पहले गुना करके उनका संयुग्मी ले लूं, और या z1 का संयुग्मी पहले ले लूं और z2 का ले लूं पहले, फिर उनको गुना करूं, z1 बार गुना z2 बार, तो इकट्ठे का जो संयुग्मी है वो अलग अलग हो जाता है। z1 बटे z2 भाग में भी ऐसा होगा,
Z1 बटे Z2 का सारे का संयुग्मी, यानी Z1 Z2 को पहले भाग कर लें, भाग करने के बाद उनका संयुग्मी लें, या पहले Z1 का संयुग्मी ज्ञात कर लूँ और Z2 का संयुग्मी ज्ञात कर लूँ, फिर दोनों को भाग करूँगा तो वो बराबर आएगा। सातवां जो गुण है वो दोनों का हम संयुग्मी और उसको इकट्ठा लेके चलते हैं। Z का जो मापांक है, Z का मापांक बराबर आएगा Z के संयुग्मी के मापांक के बराबर। आठवें में Z और Z के संयुग्मी को जब गुना करेंगे बराबर आएगा Z के मापांक के वर्ग के। तो बच्चों ये मापांक और संयुग्मी के कुछ गुण हैं, इनको हम आगे प्रश्नों में प्रयोग करेंगे। आर्गन तल। बच्चों हमने कक्षा 9वीं में निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित करना सीखा था। जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ बिंदु लिए हैं। बिंदु A 2 4, B जो है -2 और 3 है, C 0 और 1 E वाला, D बिंदु 2 और 0 जो x अक्ष पर है, E -5 -2 यहाँ पे है, F बिंदु 1 और -2। तो हमने ये सीखा था कि ये बिंदु कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में आएंगे और इनको कैसे हमने निरूपित करना है। अब हम इसका प्रयोग सम्मिश्र संख्याओं में करेंगे। इसी तरह तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जैसे हमने वहाँ पे बिंदुओं को दर्शाया था, उसी तरह से अगर मैं कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयटा y, या उदाहरण के तौर पे 3 + 4 आयटा ले लूँ, तो यहाँ पे वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से हमारे पास एक बिंदु प्राप्त होता है। उस बिंदु को हमने उसी तरह से जैसे कक्षा 9वीं में किया था, कार्तीय तल में किया था, वैसे यहाँ पे हमने दर्शाना है, तो उसको हम आर्गन तल या सम्मिश्र तल कहेंगे। तो ऐसा तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, सम्मिश्र तल या आर्गन तल कहलाता है। यानी कि वही हमारा कार्तीय तल है, वही हमने सब कुछ वैसे ही करना है। यहाँ पे हमारे पास हमें सम्मिश्र संख्याएं दी जाएंगी, हमने इस सम्मिश्र संख्या को एक कार्तीय तल में निर्दिष्ट कर दिया, दिखा दिया, 3 और 4, तो ये मेरे पास सम्मिश्र तल कहलाएगा या आर्गन तल कहलाएगा। आर्गन तल पर सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयटा y को बिंदु x y द्वारा यहाँ पे मैंने दिखा दिया। मान लो ये मेरे पास P बिंदु है, इस P बिंदु को मैंने, जो P बिंदु के निर्देशांक हैं वो x और y होंगे। जैसे हमने वहाँ कक्षा 9वीं में किया था वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। तो इस P बिंदु के निर्देशांक मेरे पास x y हैं, तो ये P बिंदु इस सम्मिश्र संख्या x प्लस आयटा y को दर्शाएगा। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस यहाँ से एक त्रिभुज बना लूँ, समकोण त्रिभुज, तो ये वाला जो इसका कर्ण है, ये लाइन OP रेखा को हम उस सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये O मान लो ये A है, इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे जो OP कर्ण आएगा वो x की 2 प्लस y की 2 के बराबर आएगा। जो आपका कर्ण OP है पाइथागोरस से, आधार यानी कि OA, यहाँ पे अगर इस थीटा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो इस कोण के लिए OA मेरे पास आधार हो गया, AB मेरे पास लंब हो गया, तो आधार की 2 प्लस लंब की 2 का जो वर्गमूल है वो कर्ण के बराबर आता है। तो ये जो x की 2 प्लस y की 2 आ गया, यानी कि इस सम्मिश्र संख्या z में x वास्तविक भाग की 2 प्लस y यानी कि काल्पनिक भाग की 2 का वर्गमूल आ गया। इसे हम मापांक कहते थे। मापांक को यहाँ पे हम z mod z या r से लिखेंगे। और ये जो मेरे पास इस त्रिभुज के अंदर कोण बना थीटा जिसको दिखाया गया है, इस कोण को हम आयाम या कोणांक कहेंगे। इस कोण का नाम है आयाम या कोणांक। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। आइए देखते हैं
सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कैसे किया जाता है। माना बिंदु पी एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई को निरूपित करता है। तो इस सम्मिश्र तल में, इस आर्गेंट तल में ये बिंदु P सम्मिश्र संख्या Z को दर्शा रहा है। यहाँ पे इस त्रिभुज को पूरा करेंगे OPQ त्रिभुज के अंदर। OPQ त्रिभुज में ये हमारा कर्ण है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अगर ये कर्ण है तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की 2 प्लस y की 2। तो इसको हमने मापांक कहा था। तो मापांक को मोड z से लिखेंगे या यहाँ पे हम r से लिखेंगे। अगर ये P बिंदु के निर्देशांक x और y ले लूँ तो ये वाला OQ मेरे पास x हो जाएगा और PQ जो है वो y हो जाएगा। ये x है और ये y है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में x बटे r यानी कि आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, cos थीटा। तो x बराबर, इस r को यहाँ हर में है उस तरफ लेके जाऊंगा तो r गुना cos थीटा हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, r cos थीटा। उसी तरह से y बटे r यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण y बटे r, y बटे r बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो ये r उधर साइन थीटा की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे r ये भाग का तो उधर जाके गुना का हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, r साइन थीटा। y का मान आ गया r गुना साइन थीटा। तो यहाँ से इस त्रिभुज में हमारे पास x और y के मान आ गए। x बराबर आ गया r cos थीटा और y बराबर आ गया r साइन थीटा। ये x और y के जो दो मान हैं हम यहाँ z में भर देंगे। इस x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z बराबर x का मान भरा r cos थीटा, y का मान भरा r साइन थीटा। तो z बराबर मेरे पास आ गया r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। इस r को बाहर कॉमन लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। ये इस सम्मिश्र संख्या z का ध्रुवीय निरूपण है। इसे हम शॉर्ट में सिस थीटा से भी लिखते हैं। सिस, CIS थीटा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। cos, C फॉर cos, I फॉर आइटा, S फॉर साइन और थीटा। सिस थीटा से इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। z बराबर r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जो कि हमारे पास सम्मिश्र संख्या z का ध्रुवीय निरूपण आया था। में r क्या था बच्चों, r हमारे पास z का मापांक था। अब z का मापांक अगर हमें त्रिभुज नहीं दी हुई, हमें सम्मिश्र तल या आर्गेंट तल नहीं दिया हुआ, हमें z बराबर दिया हुआ है कुछ, मान लो 1 प्लस 2 आइटा दिया है, तो यहाँ पे जो x है उसको मैं 1 लेके चलूँगा और y को 2 लेके चलूँगा। तो मेरे पास z का मापांक, उसको हम यहाँ पे r से लिखेंगे। z का मापांक जो है वो वर्गमूल x की 2 प्लस y की 2 के बराबर आएगा। और जो थीटा था बच्चों, आर्गेंट तल के अंदर जो मेरे पास ये कोण आया था थीटा, इस बिंदु को P, Q और ये आपका मूल बिंदु O हो गया। ये थीटा, इस थीटा को हम कोणांक या आयाम कहते हैं। इसको ARG Z या AMP Z से लिखा जाता है। ARG का मतलब बच्चों इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट से हमने ARG ले लिया। ARG Z से लिखेंगे या एम्पलीट्यूड, AMP कहाँ से आया, एम्पलीट्यूड से आया। तो इस कोणांक या आयाम को इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। वहाँ से हमने ARG उठाया, ARG Z या AMP Z, एम्पलीट्यूड Z या आर्ग्यूमेंट Z, इससे इसको लिखते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या में यदि जो थीटा का मान है वो माइनस पाई या पाई से छोटा या बराबर है, माइनस पाई से बड़ा है और पाई से छोटा या बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर है, तो उसको थीटा का मुख्य आयाम यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, अगर इंग्लिश में बोलें तो थीटा का मुख्य आयाम
कहा जाता है। इसके ऊपर हमने बच्चों प्रश्न हल करने होंगे कि किसी समिश्र संख्या का आयाम निकालो, या फिर उसका कोणांक निकालो, या फिर उस समिश्र संख्या को ध्रुवीय निरूपित करो। उदाहरण के लिए समिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। तो ध्रुवीय रूप में निरूपित करने के लिए इसको हम z बराबर, जैसे कि हमने पहले देखा था x प्लस आयटा y में देखें तो x का मान हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे, और इसको ध्रुवीय निरूपित करने के लिए x को हम क्या लिखते हैं, r cos थीटा, और y को क्या लिखा जाता है, r sin थीटा। x का मान r cos थीटा और y का मान r sin थीटा। तो x बराबर 1 यानी कि इसका वास्तविक भाग 1 बराबर r cos थीटा। r यहाँ पे क्या था बच्चों, r यहाँ पे z का मापांक था। y बराबर वर्गमूल 3 आ जाएगा और बराबर r sin थीटा। अब यहाँ पे r का मान निकालना है बच्चों। हमने r का मान निकालने के लिए हम इन दोनों को, चाहे तो आप r का मान z से सीधा निकाल लो मोड z लिख के, या फिर हम r का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, 1 व 2 को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर। तो 1 में r cos थीटा का वर्ग करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r की 2 गुना cos थीटा की 2, प्लस यहाँ पे इसका वर्ग करूंगा r की 2 गुना sin थीटा की 2 बराबर यहाँ पे 1 की 2 1 ही लिखूंगा, और वर्गमूल 3 की 2, वर्गमूल 3 की 2 कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे r की 2 अगर मैं कॉमन लिख लूँ बाहर, क्योंकि r की 2 इसमें भी है और इसमें भी है, अंदर क्या रह जाएगा, cos की 2 थीटा प्लस sin की 2 थीटा बराबर 4। बच्चों ये क्या, इसका क्या मान होता है, 1। तो r की 2 बराबर आ गया 4, r बराबर आ गया मेरे पास 2। यहाँ पे हमने 2 को धनात्मक प्लस का लेके चलना है, क्योंकि जो r था हमारे पास वो उस समकोण त्रिभुज का कर्ण था जो हमेशा धनात्मक होगा। तो r बराबर हमारा क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे cos थीटा का मान, cos थीटा r का मान निकाल लिया हमने। तो cos थीटा समीकरण 1 में से अगर मैं cos थीटा का मान निकालना चाहूं तो cos थीटा क्या आ जाएगा, 1/r यानी कि 1/2। और इसी तरह से sin थीटा समीकरण 2 से आ जाएगा मेरे पास, समीकरण 2 से sin थीटा वर्गमूल 3/r, वर्गमूल 3/2, r कितना है, 2, तो वर्गमूल 3/2 आ गया। दोनों ही बच्चों धनात्मक हैं, 1/2 और वर्गमूल 3/2। तो एक हमने त्रिकोणमितीय अनुपात वाले अध्याय में सारणी की थी, cos थीटा का जो मान है 1/2 और sin थीटा का मान वर्गमूल 3/2 बच्चों कहाँ पे होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन हो। अब मेरे पास थीटा का मान भी आ गया और r का मान भी आ गया, तो इसको हम ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। ध्रुवीय रूप क्या था, z बराबर r गुना में ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। तो r का मान आ गया 2, थीटा का मान cos π/3 भरेंगे प्लस आयटा sin π/3। इसको हमने कोण के वैल्यू भर के लिख दिया। थीटा जो आपका r cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, थीटा का मान लिखना होता है और r का मान लिखना होता है यहाँ पे, इसको हम ध्रुवीय रूप बोलते हैं। तो z बराबर 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा का ध्रुवीय रूप क्या आ गया बच्चों, 2 गुना में ब्रैकेट के अंदर cos π/3 प्लस आयटा sin π/3। ये π/3 क्या था, इस समिश्र संख्या का
कोणांक, कोणांक को हम किससे लिखते थे? ARG Z से, π/3। तो बच्चों आपको इस प्रश्न के अंदर अकेला कोणांक भी पूछा जा सकता है कि सम्मिश्र संख्या Z बराबर 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा का कोणांक ज्ञात करो या फिर ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। दोनों में से कोई भी प्रश्न आपको आ सकता है। यदि कोणांक पूछा गया कि इसका कोणांक ज्ञात करो तो आपने यहां तक निकालना है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण 2, सम्मिश्र संख्या -16/1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो बच्चों ये जो सम्मिश्र संख्या है, हमें यहाँ पे जो आयटा आ रहा है वो हर में आ रहा है, तो इसको पहले हम इसके मानक रूप में बदलेंगे। इसको ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए जितने भी इस तरह के प्रश्न आपके पास आएंगे, नीचे आएगा तो पहले उसको आप मानक रूप में बदलोगे। मानक रूप में बदलना हमने सीखा हुआ है। -16/1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा को मानक रूप में बदलने के लिए पहले यहाँ पे हम हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हर का प्रमेयीकरण करने के लिए बच्चों यहाँ पे आयटा प्लस का है तो यहाँ माइनस के चिन्ह से गुना और भाग करना है। 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा, 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा से गुना व भाग करना है। -16/1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा को 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा से गुना व भाग करने पर क्या आ गया मेरे पास? -16 गुना ऊपर अंश के अंदर वैसा ही रहेगा, हर में क्या आ गया बच्चों? 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा गुना 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा आ जाएगा। हर के अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस वर्गमूल 3 आयटा गुना 1 माइनस वर्गमूल 3 आयटा। तो यहाँ पे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। a प्लस बी गुना a माइनस बी का जब सूत्र लगाओगे तो a की 2 माइनस b की 2 आएगा। इस a की 2 मीन्स 1 की 2 आ गया 1 माइनस आयटा वर्गमूल 3 पूरे की 2 है तो आयटा की 2 लिखा जाएगा, और वर्गमूल 3 की 2 करूंगा तो 3 ही आ जाएगा। तो 3 आयटा की 2 आ गया एक तरह से ये, तो आयटा की 2 का मान भरेंगे तो 1 प्लस 3 ये कितना आ जाएगा? 4। इसको हल करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 4। -16 और 4 आपस में कटेंगे, कितने रह गए? -4। -4 को अंदर गुना करोगे ब्रैकेट में 1 और वर्गमूल 3 आयटा से, -4 गुना 1 -4 आ गया। -4 गुना माइनस करूंगा तो 4 प्लस का बन जाएगा, 4 आयटा वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इसको प्रमेयीकरण करके हमने मानक रूप में बदला। पहले मानक रूप में बदल के हमारे पास क्या आ गया? -4 प्लस आयटा 4 वर्गमूल 3। तो मेरे पास z का मान ये आ गया एक तरह से। इसका ध्रुवीय निरूपण करना है यानी इसका करना है, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास? जब मैं इसको x प्लस आयटा y के बराबर रखूंगा तो x का मान आ गया -4, y का मान क्या आ जाएगा? 4 वर्गमूल 3। यहाँ पे आयटा नहीं लेना बच्चों, जब भी हम इसको इसके बराबर रख के x और y का मान लिखते हैं तो आयटा नहीं लेना होता, वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर लिखते हैं, x बराबर -4 और काल्पनिक भाग अकेला y, और यहाँ पे भी अकेला 4 वर्गमूल 3। आयटा साथ में आपने नहीं लिखना होता। देखिए अब यहाँ पे x आपका माइनस में है और y आपका प्लस में है। y क्या है? प्लस का। तो जब x माइनस का होता है और y प्लस का होता है तो वो कौन से चतुर्थांश में आता है? द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। यानी कि आप में का जो ध्रुवीय निरूपण के लिए आर्गेंट तल अगर मैं बनाऊं इसका, तो वो जो बिंदु है P बिंदु वो यहाँ पे आएगा। ये इतना कोण आपका, इतना ये कोण आपका माप कोणांक या आयाम हो जाएगा। अब ध्रुवीय निरूपण करने के लिए x बराबर क्या लिखते हैं? r cos थीटा। x बराबर r cos थीटा, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में लिखा था। तो -4 बराबर r cos थीटा आ गया, और y बराबर क्या लिखते हैं? r sin थीटा। तो r sin थीटा का मान आ गया 4 वर्गमूल 3। अब यहाँ से r का मान निकालना है। r का मान निकालने के लिए इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर। तो
आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा को वर्क करके जोड़ेंगे, वो क्या आ जाएगा, आर की 2 गुना में साइन की 2 थीटा प्लस कॉस की 2 थीटा। ये साइन की 2 थीटा प्लस कॉस की 2 थीटा हमारे पास 1 होता है। और इस तरफ दोनों तरफ वर्क करके जोड़ूंगा तो -4 की 2 प्लस 4 वर्गमूल 3 की 2। -4 की 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और 4 वर्गमूल 3 की 2, 4 की 2 यानी कि 16, और वर्गमूल 3 की 2 मतलब 3 ही हो गया। तो 16 गुना 3 48, 48 प्लस 16 कितने हो गए, 64। यहाँ पे इसका मान कितना भरेंगे, 1 भरेंगे, तो आर स्क्वायर गुना 1 आर स्क्वायर हो गया। आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 8। आर का मान हमने प्लस का 8 लेना है, क्योंकि जब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगी तो आर जो है मापांक होगा, उसका मापांक को हमेशा हमने प्लस का लेना है। तो अब हमारे पास आर का मान आ गया। इन दोनों समीकरणों से हमने अब थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर एक्स बटे आर माइनस का 1/2 हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर वाई बटे आर वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। अब कॉस थीटा का मान माइनस का 1/2 आ गया, और साइन थीटा का मान वर्गमूल 3/2 आ गया। अगर साइन थीटा का मान मैं पहले चतुर्थांश में देखूं तो थीटा मेरे पास आता है 60 डिग्री, यानी कि π/3 रेडियन। अब उसको हमने द्वितीय चतुर्थांश में देखना है कितना होगा। अगर यहाँ पे इसको मैं थीटा मान के चल रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में उसका मान π-θ लेके चलते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में π-θ लेके चलते हैं। तो इस π/3 को पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 करूंगा तो 2π/3 आ जाएगा। 2π/3 आपका कोणांक आ गया। अगर ये थीटा आपका यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में होता तो यहाँ पे हम थीटा माइनस पाई लेके चलेंगे, और अगर ये चतुर्थ में आएगा तो माइनस का थीटा लेके चलेंगे। ये वाला थीटा कौन सा है बच्चों, जब वो पहले चतुर्थांश में होता। तो यहाँ पे मेरे पास कोणांक ARZ जो आ गया मेरे पास, वो 2π/3 आ गया। तो Z का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, Z बराबर R गुना में ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो R का मान मेरे पास 8 आ गया था, और थीटा का मान कितना आ गया, 2π/3। तो थीटा का मान 2π/3, R का मान 8 भरोगे, 8 गुना ब्रैकेट में cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3 आ जाएगा, जो कि दी हुई सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण है। आइए बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3, यदि x प्लस आइटा y बराबर a प्लस आइटा b बटे a माइनस आइटा b है तो सिद्ध कीजिए कि x की 2 प्लस y की 2 बराबर 1 है। तो जो बच्चों दिया है x प्लस आइटा y बराबर a प्लस आइटा b बटे a माइनस आइटा b, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में दोनों तरफ आइटा को आपने माइनस आइटा में बदलना है, यानी कि समीकरण 1 में दोनों तरफ आपने स्युग्मी ले लेना है। स्युग्मी में क्या करते हैं, आइटा को माइनस आइटा में, यानी आइटा का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे प्लस का आइटा है तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस आइटा y। दाएं पक्ष में भी आइटा का चिन्ह बदलेंगे, a माइनस आइटा b बटे, नीचे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा आइटा b। इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से आपने गुना करना है। तो x प्लस आइटा y गुना में x माइनस आइटा y बराबर, दाएं पक्ष को आपस में गुना करेंगे, a प्लस आइटा b बटे a माइनस आइटा b गुना a माइनस
आइटा बी बटे ए प्लस आइटा बी। तो बच्चों दाएं पक्ष में देखो, ये a प्लस आइटा बी ऊपर है और ये नीचे है, ये आपस में कट जाएंगे और ये वाले a माइनस आइटा बी और ये वाला ये भी ऊपर नीचे है, ये भी आपस में कट जाएगा। तो दाएं पक्ष में हमारे पास सारे के सारे पद जो है आपस में कट जाएंगे, ये इसमें इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, तो दाएं पक्ष जो है मेरे पास 1 आ जाएगा। बाएं पक्ष में a प्लस बी गुना a माइनस बी का प्रयोग करूंगा मैं। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2। तो यहाँ पे x गुना x की 2 आ जाएगा माइनस आइटा y की 2। तो x की 2 माइनस आइटा की 2 और y की 2 बराबर क्या आ गया 1। अब आइटा 2 का मान बच्चों क्या होता है, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 भरूंगा तो x की 2 माइनस गुना माइनस का 1 वो प्लस बन जाएगा बराबर 1। यही हमने बच्चों सिद्ध करना था। बच्चों आइए गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य में आपने ये 3 प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न संख्या 1, समिश्र संख्या z बराबर आइटा माइनस 1 बटे कॉस पाई बटे 3 प्लस आइटा साइन पाई बटे 3 को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न संख्या 2, समिश्र संख्या 1 प्लस 2 आइटा बटे 1 माइनस 3 आइटा का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3, यदि z1 बराबर 2 माइनस आइटा है व z2 बराबर 1 प्लस आइटा है तो z1 प्लस z2 प्लस 1 बटे z1 माइनस z2 प्लस आइटा इस पूरे का मापांक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके अंदर आपने जो z1 और z2 का मान दिया है वो भर के इसको हल करना है। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये अध्याय आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।